डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डॉप। हम लोग अभी तक कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो है 2 मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि हमारा 2 मॉड्यूल बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ। एक ट्रांजिएंट एंड स्टेबिलिटी स्टेडी स्टेट, दूसरा हमारा स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। 2 चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। एक हमारा जो है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, ठीक है, और फिर से हम लोग पढ़े क्या, स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। पूरा डिटेल में इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, ठीक है। अब हम लोग जो है ना इसके आगे चैप्टर रूट लोकस एनालिसिस पढ़ सकते थे, लेकिन हम लोग एक काम करते हैं, पहले जो हमारा पहला 2 मॉड्यूल छूटा हुआ है उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक हमारा क्या होगा, सिस्टमेटिक पूरा कोर्स का जो है ना सिलेबस कवर होते चलेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है ना आज से कोशिश थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर फोकस करेंगे कि सिलेबस में हम लोगों को जो है ना पढ़ना कौन कौन सा पार्ट है, मतलब हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम का सिलेबस जो है ना अप्रॉक्स हमारा जो है ना 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा वो देखते हैं। हमारा सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसमें मॉडलिंग। वेट, यहाँ पेन सेलेक्ट नहीं हुआ था। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग मॉडलिंग के बारे में, यानी कि हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि सिस्टम को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम को, कोई भी सिस्टम बनाने से पहले उसका उस सिस्टम को मॉडल करना पड़ता है, कैसा सिस्टम होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो हम लोग फिर उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मॉडल कैसे करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। अब बात ये निकल के आती है कि इसमें सर हम लोग टॉपिक कौन कौन सा पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें हम लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। देखते रहो, सिलेबस थोड़ा जानना जरूरी है। फिर पढ़ते हैं हम लोग ब्लॉक डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। ये 2 टॉपिक हो गए, यानी कि ये मॉडलिंग में है, सिस्टम का मॉडलिंग कैसे किया जाता है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम हमारा, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम लिख लोगे, ठीक है। चलो, तीसरा टॉपिक जो पढ़ते हैं हम लोग सिग्नल फ्लोग्राफ, एसएफजी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम के लिए, और सभी लोगों को ये अच्छे से आता भी है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। मैं ही क्या स्पेशल पढ़ाऊँगा आप लोगों को, बहुत सारे लोग अच्छे से पढ़ाए होंगे। चलो, चौथा जो टॉपिक पढ़ते हैं इसमें हमारा होता है रिप्रेजेंटेशन बाय स्टेट इक्वेशंस, रिप्रेजेंटेशन बाय स्टेट इक्वेशंस एंड आउटपुट इक्वेशंस ठीक है। मॉड्यूल 4 में हम लोग को ये चीज़ें पढ़नी है, यानी कि मॉडलिंग में हम लोग को 4 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, 4 टॉपिक पढ़ना है। मैथमेटिकल मॉडलिंग, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, सिग्नल फ्लो ग्राफ, रिप्रेजेंटेशन बाय स्टेट इक्वेशन एंड आउटपुट इक्वेशन, यानी कि जो हमारा स्टेट वेरिएबल एनालिसिस जो आप पढ़ते हो सर, ठीक है। चलो, ये हमारा मॉडलिंग का यूनिट होता है, ठीक है। दूसरा चीज़, हम लोग जब से सिस्टम का मॉडलिंग कर लेते हैं तो कोई सिस्टम जब मॉडल हो जाएगा तो उसका एनालिसिस करते हैं कि हमारे सिस्टम का जो है ना जो भी बिहेवियर है कैसा होगा, स्टेबल होगा नहीं होगा, और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, सारे चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम के अंदर। ये हम लोग सेकंड यूनिट में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग इसमें ये देखते हैं कि सर सिस्टम का हमारा टाइम क्या लगेगा रिस्पॉन्ड करने में, स्टेबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, आउटपुट नेचर कैसा होगा, एरर कितना देगा, एक्यूरेसी कितना है, ठीक है, सेंसिटिव कितना है। तो सब चीज़ें हम लोग एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं सर। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है, एनालिसिस, यानी कि टाइम डोमेन, ठीक है। उसके बाद एक फ्रीक्वेंसी डोमेन, टाइम में भी और फ्रीक्वेंसी में भी, यानी कि ओमेगा के वैल्यू को वेरी करा के और टाइम डोमेन एनालिसिस, और एक हमारा होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, ठीक है। हम लोग अभी टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस पढ़े हैं, ठीक है, याद रखना। टाइम डोमेन एनालिसिस में हमारा और भी चैप्टर आ जाते हैं, ठीक है, आपको उसमें बताया जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, यानी कि एनालिसिस वाला पार्ट में ये हमारा हो गया।
चलो अब हम लोग क्या पढ़ लिए, रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिए कि सर सिस्टम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसका एनालिसिस पढ़ लिए। अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्या करेंगे ना, नेक्स्ट हम लोग जो है ना इसमें डिजाइन पढ़ते हैं कि सर सिस्टम तो चलो हमारा सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो पढ़ लिए, सिस्टम का एनालिसिस कर लिए कि सिस्टम हमारा अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो मतलब वो कंपोनेंट लगाएंगे तो बनेगा कैसे। लेकिन सबके बाद जो है ना डिजाइनिंग भी तो इंपॉर्टेंट है कि किस किस स्टेप से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो डिजाइन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, इसके अंदर जो हमारा मॉड्यूल आता है वो आता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंपेंसेटर एंड कंट्रोलर, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंपेंसेटर एंड कंट्रोलर, ठीक है, ये हमारा मॉड्यूल आता है, ठीक है, डिजाइन वाले पार्ट में। तो ये हमारा एक कंप्लीट आइडिया हो गया सिलेबस के बारे में कि एक्चुअल में हम लोगों को चीज़ें क्या क्या पढ़नी होती हैं इसमें, ठीक है। अब जो है ना सबके बाद अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं कि सर हमारा कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले चीज़ क्या हमारा कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, और हम लोग कंट्रोल सिस्टम के अंदर पढ़ते क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और कंट्रोल सिस्टम कितने टाइप का होता है वो चीज़ें हम लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम लोग जो है ना अभी जो हमारा मेन फोकस है वो ये है कि सर हम लोग कंट्रोल सिस्टम तो पढ़ना शुरू कर दिए, लेकिन सबसे पहले हम लोग कंट्रोल सिस्टम में ये पढ़ेंगे कि सर हमारा सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे कि सर हमारा सिस्टम क्या होता है। सिस्टम के बारे में तो जानना जरूरी होता है ना, कोई भी मान लो पॉइंट पढ़ रहे कंट्रोल सिस्टम आया तो सबसे पहले सिस्टम के बारे में जानना जरूरी होता है। तो लिखो इसमें आप लोग सिस्टम में लिखोगे इट इज कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। देखो ये सब चीज़ें ना आपको पता होना चाहिए, कोई आपसे एग्जाम में पूछ दे, देखो सब्जेक्टिव में तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर कॉलेज में कोई टीचर है या किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो बेसिक बेसिक ही सवाल पूछेगा, कोई आपसे फार्मूला का डेरिवेशन नहीं कराएगा वहाँ पर, ठीक है। वो ये चेक करेगा कि आपका दिमाग कितना तेज है, पेपर जो पढ़े हो उसके बारे में बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता है कि नहीं। क्योंकि देखो कोई भी मतलब यूनिट बनता है ना तो वो छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके एक बड़ा यूनिट तैयार होता है। इसलिए जैसे सिंपल अगर केसीएल पढ़ रहे हो तो नोड के बारे में पता होना चाहिए, कितना टाइप का नोड होता है, नोड क्या होता है, केसीएल का स्टेटमेंट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें केसीएल पे हो सकती है। तो वहाँ पे आपसे कोई स्टेटमेंट नहीं देगा कि सवाल सॉल्व करो, सिंपली केसीएल के बारे में पूछ देगा, कहाँ पे वैलिड है कहाँ पे वैलिड नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। तो वैसे हम लोग कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सिंपली सिस्टम के बारे में हमको पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है। तो इसमें लिखा हो कि इट इज कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स विच आर कलेक्टेड एज ए यूनिट परफॉर्मेंस टास्क। हम लोग सिंपली बोलते हैं ना कि सर हमारा कैलकुलेटर एक सिस्टम है, एक टास्क को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलकर बने होते हैं, है ना। जैसे सिंपली सोचो ना यहाँ हमारा कंट्रोल सिस्टम बना है ना, तो सबसे पहले क्या किया, मॉडलिंग किए, फिर हम लोग उसका एनालिसिस किए कि सर के बिहेवियर कैसा होगा, फिर उसका डिजाइन किया, ठीक है। तब तो सिस्टम बना एक टास्क कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिला के, जैसे हमारा सिंपली देखो कि हमारा जो है ना बोल सकते हैं ना कि सर डिजिटल सर्किट का लॉजिक गेट्स क्या होता है, बहुत सारा लॉजिक गेट्स मिला के हम लोग डिजिटल सर्किट बनाते हैं। तो हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ना लॉजिक गेट्स, तो वैसे बोल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि सर हमारा बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलके एक यूनिट की तरफ वर्क करेंगे, तब किसी ना किसी वो टास्क को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सिस्टम जनरली ये बोल सकते हो कि सर सिस्टम हमारा ये होगा कि कोई ना कोई वो टास्क को कंप्लीट करे, कुछ भी काम है उसको कंप्लीट करे। लेकिन अब ये भी बात निकल के आती है कि सर सिस्टम तो चलो ठीक है, लेकिन कंट्रोल सिस्टम के बारे में क्या क्या होगा। सिस्टम तो चलो ठीक है बोल दिए कि सर कोई ना कोई टास्क को कंप्लीट करेगा, लेकिन अब बात ये आती है कि सर सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम में बेसिक डिफरेंस क्या है। कोई आपसे पूछ देगा कि सर सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम में बेसिक डिफरेंस क्या है, तब आप क्या बोलोगे। मैं ही पूछ दूँ, कोई भी पूछ सकता है, वैसे नहीं है कि मैं ही पूछूँ, कोई भी आपके कॉलेज में भी पूछते होंगे एग्जाम में, ठीक है। चलो अब इसमें लिखोगे आप लोग, पेन का कलर गलत चूज हो गया था। देखो चीज़ें बेसिक से पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ, इट इज ए कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, which are connected in such a manner that it give the desired output, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों में अंतर देखो,
हमारा इसमें भी लिखा है कि कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स विच आर कनेक्टेड इन सच ए मैनर दैट इट गिव द डिजायर। देखो पहले वाले में वो किसी ना किसी कोई भी टास्क को कंप्लीट करता था, लेकिन इसमें क्या है, जो भी हमारा डिजायर आउटपुट है उसको वो कंप्लीट करेगा। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर हम लोग कुछ कोई सिस्टम बना जिसमें हमको कराना है काम कि हमारा हमारा कोई सिस्टम है जिसमें हम लोग चाहते हैं कि सर हमारा गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड में नहीं जाए। ठीक है, तो हमारा एक कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि वो एक डिजायर आउटपुट को गेन करेगा। वो सिस्टम हम लोग वैसे बनाएंगे कि 40 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा, वो कट कर देगा, वो उसके अंदर डिस्कनेक्ट कर देगा, कुछ ना कुछ टास्क वो करेगा जिससे 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि ये बोल सकते हैं कि कोई सिस्टम बनाते हैं जिसमें हमको डिजायर आउटपुट मिलता है। जैसे लिफ्ट वाला सोचो कि हम लोग लिफ्ट बनाते हैं तो हम लोग यही ना बोलते हैं कि सर हम लोग थर्ड बटन को प्रेस करें, यानी कि हमारा देखो हमारा यहाँ पे आए हम लोग, ठीक है, यहाँ पे आए हम लोग, बटन 3 को प्रेस करते हैं, हमारा डिजायर आउटपुट थर्ड फ्लोर है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थर्ड पे जाकर रुकते हैं ना, तो ये हमारा कंट्रोल्ड आउटपुट है। यानी कि जो हम लोग, ये हमारा जो सिस्टम है लिफ्ट है, जो हम लोग सिस्टम बनाया है यहाँ पे, ये सिस्टम क्या कर रहा है सर, हमारा जो है ना डिजायर आउटपुट को दे रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? यानी कि दोनों में अंतर है, एक है कि आपको कोई टास्क कंप्लीट करेगा, क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, दूसरा है कि सर कंट्रोल्ड आउटपुट यानी कि डिजायर आउटपुट जो है ना उसको वो दे रहा है, डिजायर आउटपुट जो है ना उसको वो दे रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम लोग जो है ना कंट्रोल सिस्टम को दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन सा सर? एक होता है हमारा, वेट करो, कंट्रोल सिस्टम को हम लोग दो पार्टों में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक जो होता है हमारा ओपन लूप सिस्टम होता है, और एक हमारा जो होता है क्लोज लूप सिस्टम होता है। ठीक है, चलो देख रहे हो आप लोग, अब पढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग ओपन लूप सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसमें लिखोगे द सिस्टम इज सिंपल एंड नॉन कॉस्टली। ये सिंपल एंड नॉन कॉस्टली होता है, वजह क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट जो होते हैं ना इसमें, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज लेस। ठीक है, पहला यही हो गया डिफरेंस। इसमें हम लोग लिखेंगे दिस इज कॉस्टली एंड complicated system and complicated system because number of component is more। ठीक है, पहला चीज ये हो गया। दूसरा डिफरेंस लिख सकते हैं, इसमें जो सिग्नल फ्लो होगा, सिग्नल फ्लो इनपुट टू आउटपुट एज वेल एज आउटपुट टू इनपुट। ठीक है, इसमें हमारा क्लोज लूप में सिग्नल हमारा इनपुट से आउटपुट भी जाता है, आउटपुट से इनपुट भी आता है। हम लोग सब कुछ देखेंगे एक करके, वेट कर लो। इसमें सिर्फ लिखेंगे सिग्नल फ्लो ओनली फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, सिग्नल ओनली फ्लो फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। ठीक है, दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही दोनों के बीच का डिफरेंस पैदा करता है कि दोनों में बीच का डिफरेंस क्या है। तो इसमें लिखेंगे कंट्रोल एक्शन, कंट्रोल एक्शन does not, control action does not depend control action does not depend upon output सिग्नल। ठीक है, यानी कि जो कंट्रोल एक्शन है वो आउटपुट सिग्नल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, हम लोग बस आते हैं फिगर भी बना कर देखेंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें कि सर इसमें जो बेसिक डिफरेंस यही होता है, कंट्रोल एक्शन वाला ही। ओपन लूप में कंट्रोल एक्शन जो होता है ना आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और क्लोज लूप में जो होता है ना कंट्रोल एक्शन ऑल्सो डिपेंड
ऑन आउटपुट सिग्नल, ठीक है। कंट्रोल एक्शन ऑल्सो डिपेंड ऑन आउटपुट सिग्नल, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और इसमें क्या क्या पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। देखते रहो। ये क्या हो गया? चलो अब देखते हैं। 3 पॉइंट हो गया। ये हमारा ओपन लूप है, ये हमारा क्लोज लूप का है। 3 पॉइंट पढ़ लिया हम लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं सर। चौथे पॉइंट में देखते हैं क्या होगा, ठीक है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि सर कंट्रोल एक्शन, अब कंट्रोल एक्शन का मीनिंग क्या है बस थोड़ी देर में मैं बता रहा हूँ। इसमें लिखेंगे ड्यू टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया, नॉइस आ गया, वाइब्रेशन आ गया, कुछ भी आ गया, ड्यू टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस एंड इंटरनल पैरामीटर वेरिएशन, the output deviate from डिजायर्ड वैल्यू, ठीक है। जैसे हमारा इंटरनल पैरामीटर कुछ भी चेंज हो गया, आउटपुट चेंज हो जाएगा डिजायर्ड वैल्यू से, यानी कि जो मिलना है उसको वो नहीं मिल पाएगा, रिकरेक्ट नहीं होता है। वजह क्या है सब कुछ दिखेगा, आपको थोड़ा वेट कर लो। इफ आउटपुट deviate from desired value, the system automatically रिकरेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। सिस्टम खुद से इसको रिकरेक्ट कर लेगा। 5वां पॉइंट लिखो जो ये भी पूछता है एग्जाम में। क्लोज लूप में हमारा फीडबैक एलिमेंट इज यूज्ड, ठीक है। इसमें हमारा नो फीडबैक एलिमेंट इज यूज। देखो ये हमारा 5 बेसिक डिफरेंस हो गया। आपको 5-6 नंबर का पूछता है सेमेस्टर एग्जाम में, तो उसके लिए हो जाए, काफ़ी है। सिंपल वर्ड है। इंपॉर्टेंट इसमें जो है ना 3rd नंबर पॉइंट है कि सर कंट्रोल एक्शन का मतलब क्या है क्या। यही हमारा मेन बेसिक डिफरेंस है। कोई आपसे पूछेगा एक लाइन में यही बोलोगे कि कंट्रोल एक्शन हमारा आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कंट्रोल एक्शन हमारा आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है। बस दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है बस, ठीक है। चलो अब इसका मीनिंग क्या है मैं बता रहा हूँ। पहले हम लोग एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है ना अब बताओगे कि सर हमारा जो है ना कौन सा ओपन लूप है कौन सा क्लोज लूप का है। सिंपली देखो हमारा जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। बस देखते रहो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही बेसिक पेपर है। बस आपको देखते रहना, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक और काम करते हैं सर, हमारा जो कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसको देख लेते हैं। कंट्रोल सिस्टम के अंदर हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। वेट करो, नेक्स्ट पेज में हम लोग उसके बाद आते हैं। कहाँ पढ़े थे? हाँ यहाँ पे। ये हम लोग सबसे पहले ये पॉइंट थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको आगे वहाँ पे दिक्कत नहीं हो। देखो हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो देखो। एक हम लोग कंट्रोल सिस्टम जो बनाते हैं उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। मैं इसको सोचा था कि नहीं बताऊँ, लेकिन फिर आपको जब मैं ओपन लूप वाला बता ही रहा हूँ तो फिर इसको भी मैं कवर ही कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं बताता तो फिर मैं इसको रिमूव कर देता आपको, मतलब स्किप कर देता। मतलब क्या है ना कि देखो ज़्यादा बता देने से लोगों को लगता है कि फिर ये क्या बता रहे हैं सर, क्यों होता है, कैसे होता है चीज़ें। तो ये सब इन सब वजहों से हम लोग भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा कम ही बताएं, ताकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो, ठीक है। चलो चलिए, देखो हमारा जो है ना यहाँ पे हमारा होता है इनपुट आर एस, ठीक है। ये जो एरो दिया हुआ है यहाँ पे हमारा समिंग पॉइंट है, यहाँ सिग्नल हमारा फीडबैक से आता है। फीडबैक मतलब कि आउटपुट से इनपुट की तरफ आया, ठीक है। ये हमारा फीडबैक सिग्नल है, बी एस जो है ना हमारा यहाँ पे, ये क्या है सर, ये बी एस जो है ना हमारा फीडबैक सिग्नल है, यानी कि आउटपुट से इनपुट की तरफ आ रहा है। ये हमारा आउटपुट है सी एस, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे जो मिलेगा ये क्या मिलेगा सर, कंट्रोल आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग किसको डिजाइन कर रहे हैं, एक कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है उसको डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा होता है क्या, कंट्रोल सिग्नल, ठीक है। ये हमारा होता है कंट्रोल सिग्नल। ये हमारा प्लांट होता है, जो भी हमारा वर्क कराना होता है, सिस्टम बनाते हैं हम लोग। यहाँ हमारा एक फीडबैक एलिमेंट लगा रहता है, फीडबैक एलिमेंट, ठीक है। ये हमारा होता है एक्चुएटिंग सिग्नल, या फिर इसको एरर सिग्नल भी बोला जाता है। ये हमारा होता है एक्चुएटिंग सिग्नल, ठीक है। इसको ही एरर सिग्नल बोला जाता है, जिसका वैल्यू यहाँ पे आता है ईजीएस आता है। ईजीएस यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि डीएस और आरएस का डिफरेंस, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है फीडबैक में, यानी कि नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर यहाँ पे। और ये हमारा होता है कंट्रोल एलिमेंट। इतने कंपोनेंट्स हमारे लगे रहते हैं एक कंट्रोल सिस्टम के अंदर में, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो कि सर हमारा जो होता है एक्चुएटिंग सिग्नल जो है, इसी को कभी कभी एरर सिग्नल भी बोला जाता है। कब बोला जाता है वो भी लिख लो। एक्चुएटिंग सिग्नल इज ऑल्सो एरर सिग्नल फॉर यूनिटी फीडबैक एलिमेंट, यूनिटी फीडबैक एलिमेंट, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं ओपन लूप वाले के ऊपर। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या केस बनेगा और हमारा ओपन लूप क्लोज लूप में बेसिक डिफरेंस कैसे आता है। देखो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सर हमारा एक ओपन लूप सिस्टम का ये डिजाइन हो गया। अब इसमें क्या क्या होगा वो देख लेते हैं हम लोग इसमें लिख रहे हैं सर हमारा यहाँ पे एक्सेलरेटर होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेटर पैडल है यहाँ पे, ठीक है। कार्बोरेटर भी है, क्लियर है यहाँ पे। देखो यानी कि हम लोग ये पढ़े ना, अभी सेट करो कंट्रोल एलिमेंट में, कंट्रोल एलिमेंट में पढ़े ना हम लोग। कंट्रोल एलिमेंट में क्या है हमारा यहाँ पे एक्सेलेटर पैडल। हम लोग मान लो गाड़ी का स्पीड चाहते हैं कि सर हम लोग कोई कार डिजाइन करें, कार है हमारे पास, ठीक है। तो एक्सेलेटर पैडल दबाते हैं तो हमारा कार्बोरेटर होता है वो क्या करता है, फ्लो रेट ऑफ फ्लो, मतलब फ्यूल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हम लोग एक्सेलेटर दबाते हैं ना तो स्पीड बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बोलो। यहाँ हमारा फोर्स हो गया, इनपुट में फोर्स देते हैं, ठीक है। कंट्रोल सिग्नल के ऊपर फोर्स देते हैं तब हमारा चेंज होता है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे एक और एलिमेंट लगा होता है, क्या करता है सर, रेट ऑफ फ्यूल को कंट्रोल करता है। इसका काम क्या था सर, ये हमारा देखो देखो ये हमारा था ना कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल की जगह क्या लगा, रेट ऑफ फ्यूल ब्लो, यानी कि किस रेट से फ्यूल जाएगा वो कौन डिसाइड करेगा, एक्सेलेटर पेडल के बाद ये हमारा रिलीज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो है ना सिस्टम लगा रहा था प्लांट, यानी कि इंजन व्हीकल। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा स्पीड यहाँ पे मिलेगा हमको, सिंपल एक हमारा ओपन लूप का ये डिजाइन हो गया। अब देखो ये मीनिंग क्या है इसका। मान लो कि सर हमारा जो है ना, हम लोग यहाँ से हम लोग कार चला रहे हैं, ठीक है। कार है हमारे पास जो है ना कार है, ठीक है। हमारे पास कार है, हमारी कार जो है ना, हम कार में एक्सेलेटर पेडल दबा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो भी कार्बोरेटर फंक्शनिंग कर रहा है, अब यहाँ से एक्सेलेटर फोर्स लगा रहे हैं एक्सेलेटर पेडल के ऊपर, यानी कि कंट्रोल सिग्नल है। यहाँ से जो है ना फोर्स लगाने के अनुसार वो रेट ऑफ फ्यूल ब्लो रिलीज करेगा, ठीक है। जितना ही ज़्यादा फ्यूल रिलीज करेगा उतना ही हमारा क्या होगा, इंजन व्हीकल को फ्यूल मिलेगा, यानी कि स्पीड हमारा बढ़ेगा। हम लोग देखते हैं ना कि सर जितना ज़्यादा एक्सेलेटर पेडल को प्रेस करते हैं, जितना ज़्यादा फोर्स लगाते हैं हमारा एक्सेलेटर पेडल के ऊपर, हमारा स्पीड बढ़ते जाता है। स्पीड बढ़ते जाता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो कैसे बढ़ता है सर, हमारा रेट ऑफ फ्यूल जो है ना, वो ज़्यादा रिलीज होगा, फ्यूल ज़्यादा रिलीज होगा,
ठीक है। इंजन को ज़्यादा क्या मिलेगा सर, जो इसको एनर्जी है वो ज़्यादा मिलेगा, यानी कि इसका स्पीड बढ़ जाएगा। अब जो है ना बात ये निकल के सर ये ओपन लूप इसको क्यों बोलते हैं। देखो एक बात बताओ, आपको जो है ना गाड़ी को चलाना है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। यानी कि एक बात बताओ, आपका गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो आपका क्या एक्सेलेटर पेडल यहाँ पे जो हमारा है, देखो कंट्रोल एक्शन कहाँ पे था हमारा, यहाँ पे था कंट्रोल सिग्नल के बाद था हमारा, ठीक है। तो हमारा जो कंट्रोल सिग्नल है, क्या ये रेट ऑफ फ्यूल ब्लो करना, ये रेट ऑफ फ्यूल जो है ना रिलीज करे वो कम कर देगा, डिक्रीज करेगा क्या 40 किलोमीटर पर आवर से? नहीं, उसको तो पता ही नहीं है ना। यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं आपको पता है क्या कि हम लोग जो है ना 5 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, 5 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो 10 किलोमीटर पर आवर से जाएगा। आपको पता थोड़ी है, आपको क्या करना होगा, स्पीडोमीटर देखना। मान लो स्पीडोमीटर नहीं है हमारे पास, यही इतना सिस्टम है, यानी कि 5 न्यूटन में 10 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, यानी कि हमारा जो है कितना 20 न्यूटन में 40 किलोमीटर पर आवर जाएगा। वैसा कोई फिक्स थोड़ी होता है। हम लोग तो क्या होता है, एक्सीलरेटर पेडल को प्रेस करते हैं, हमारा गाड़ी का स्पीड बढ़ते जाता है, यानी कि जितना ही फोर्स लगाएंगे हमको थोड़ी पता चलता है कि सर हमारा गाड़ी किस स्पीड से जा रहा है, हमको तो पता नहीं चलता है, हमारा गाड़ी का स्पीड बढ़ते जाता है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन लूप सिस्टम। यानी कि इसका जो है ना कंट्रोल एक्शन है कि रेट ऑफ फ्यूल ब्लो क्या आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बोलो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। स्पीड कितना और उससे कोई मतलब नहीं। ये अपना फ्यूल जो है ना किसके अनुसार रिलीज करेगा, फोर्स के अनुसार रिलीज करेगा। उसको मतलब नहीं है कि किस स्पीड से गाड़ी जा रहा है, उसको मतलब नहीं है। आपका गाड़ी किस स्पीड से जा रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। उसका काम क्या है कि फोर्स आ रहा है, एक्सेलेटर पेडल के ऊपर जो है ना फोर्स लगा रहे हो, कार्बोरेटर का फंक्शनिंग हो रहा है, रेट ऑफ फ्यूल अपना ये रिलीज करते जा रहा है, ठीक है। इसका इतना ही काम है। इंजन को मिलेगा रेट ऑफ फ्यूल जा रहा है तो यानी कि स्पीड ये बढ़ते जाएगा। कितना स्पीड जा रहा है उसको थोड़ी मतलब है, पता ही नहीं चल रहा उसको कि कितने स्पीड से जा रहे हैं, नहीं ना पता चल रहा है। तो यही हमारा होता है कि सर हमारा जो है कंट्रोल एक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन आउटपुट सिग्नल, ठीक है। अगर मान लो हम लोग ये चौथा पॉइंट लिखे, ड्यू टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, मान लो सिंपली ड्यू टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस एंड इंटरनल पैरामीटर वेरिएशन द आउटपुट डेविएट फ्रॉम डिजायर वैल्यू। सिंपली मान लो यहाँ पे कि आगे आपको मान लो चढ़ना है, ऊपर की तरफ चढ़ना है, अब स्लोप ऊपर की तरफ है, तो क्या आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? बोलो, आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? अगर फोर्स ज़्यादा नहीं लगा, अगर कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो यहाँ पे, अगर फिक्स कर दिए हो तो क्या गाड़ी उसी स्पीड से चलेगा? जो डिजायर वैल्यू है 40 किलोमीटर पर आवर से, उसके स्पीड से चलेगा क्या? ये नहीं चलेगा। स्पीड कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मान लो फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट कर दिए हो तो आपका स्पीड हमारा कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मान लो नीचे की तरफ जा रहे हो, गाड़ी आपका नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, गाड़ी आपका नीचे की तरफ जा रहा है, तब बताओ तब क्या होगा? तब बोलो तब क्या होगा? तब आप सेम फोर्स पे गाड़ी का स्पीड बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? यानी कि आपका जो है ना आउटपुट जो डिजायर वैल्यू से डिविएट कर रहा है कि नहीं पड़ रहा है एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की वजह से, ठीक है, डिविएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर मान लो इंटरनल पैरामीटर की बात करो, अगर एक्सेलरेशन पेडल आप जो है ना यहाँ पे फोर्स कम कर दिए, सेम यहाँ पे हमारा सेम फोर्स में कार्बोरेटर में कोई प्रॉब्लम आ गया, रेट ऑफ फ्यूल कम कार्बोरेटर में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो क्या होगा? आपका स्पीड कम होगा कि नहीं होगा? तो ये सारे चीज़ हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर ये हमारा कंट्रोल ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्लोज लूप के बारे में। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सबसे पहले। देखो एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल देते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अब बोलोगे कि सर ये कैसे? तो देखो आपका वॉशिंग मशीन का काम क्या है? कपड़ा साफ करना है। लेकिन अगर मान लो कपड़ा आप डाल दिए हो, ठीक है, कपड़ा डाल दिया तो उसमें टाइमर लगाते हो, टाइमर कि हाँ सर 10 मिनट में वो आपका ऑफ हो जाएगा। लेकिन कपड़ा आपका कितना देर में साफ हुआ तो वॉशिंग मशीन को थोड़ी पता है कि जैसे कपड़ा साफ हो ऑफ हो जाएगा, नहीं ना। वो तो 10 मिनट तक चलेगा ही। 10 मिनट में आपका कपड़ा साफ हो जाए या 1 घंटे में हो, उसको 10 मिनट में ही चलना है। लेकिन क्या वो आपका जो काम है, जो वॉशिंग मशीन का काम है कपड़े को साफ़ करना, वो साफ़ करने के बाद ऑफ हो रहा है क्या? नहीं, वो अपना जो टाइम है उसी टाइम में ऑफ हो रहा है। यानी कि कंट्रोल आउटपुट जो है हमारा आउटपुट के ऊपर कंट्रोल एक्शन डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। हमारा कंट्रोल एक्शन का मतलब क्या होगा? जैसे कपड़ा साफ हो गया, जैसे जैसे काम कंप्लीट हुआ, आउटपुट आ गया, यानी कि कंट्रोल एक्शन अपना वर्क करे और जो है ना वॉशिंग मशीन को कट आउट कर दे, यानी कि अब उसका कोई काम नहीं है। तब हम लोग बोलेंगे कि सर हमारा कंट्रोल एक्शन आउटपुट के ऊपर डिपेंड करे। लेकिन यहाँ कपड़ा साफ 5 मिनट में होगा तब भी चलेगा 10 मिनट, 10 मिनट में होगा तब भी चलेगा 10 मिनट, यानी कि वो आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। कपड़ा साफ हो रहा है उससे मतलब नहीं है, उसको टाइम से मतलब है कि उतना टाइम तक चलना है। तो सर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इसीलिए हमारा एग्जांपल होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ फैन। यानी कि देखो सिंपली फ़ैन हमारे घर में हम जाके हम लोग फ़ैन का रेगुलेटर जो है ना उसको
पहले हमारा 0 पे रहता है, फिर 1 पे करते हैं, फिर 5 पे, तो स्पीड बढ़ते जाता है। चलो ठीक है, स्पीड बढ़ रहा है, रेगुलेटर को हम लोग मूव करा रहे हैं। तो अब देखो, आप एक बात बताओ, फ़ैन का काम क्या है? टेम्परेचर को कम करना। फ़ैन का काम क्या है? टेम्परेचर को कम करना, ठीक है। लेकिन जो है ना, हमारा टेम्परेचर कम हो गया, उसके बाद क्या फ़ैन खुद से बंद हो जाता है क्या? नहीं होता है, वो तो चलते रहता है, वो तो फिक्स चलता रहेगा, चाहे टेम्परेचर 10 डिग्री हो जाए, चाहे 5 डिग्री हो जाए, चाहे -1 डिग्री हो जाए, चाहे 20 डिग्री हो जाए, वो तो चलते रहेगा, वो तो चलते रहेगा। यानी कि हम लोग ये बोलेंगे सर, इसका आउटपुट जो है ना, आउटपुट जो है ना, वो कंट्रोल एक्शन जो आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या आउटपुट क्या? टेम्परेचर को कम करना है। लेकिन कंट्रोल एक्शन क्या? रेगुलेटर फैन का खुद से कम हो जा रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो ये भी हमारा ओपन लूप का एग्जाम्पल होता है। उसके बाद से देखेंगे हम लोग ट्रैफिक लाइट वर्किंग ऑन टाइमर प्रिंसिपल। ठीक है, हम लोग ये बोलते हैं, देखो हमारा ट्रैफिक सिग्नल होता है, गाड़ी सारी आके रुकी हुई है, लेकिन वो इससे मतलब नहीं कितनी गाड़ियाँ हैं, उससे मतलब नहीं है। एक गाड़ी हो तब भी वो 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए रुका हुआ है, 2 गाड़ी हो तब भी, यानी कि उसको इससे मतलब नहीं कि सर कि हमारे पास कितने गाड़ियाँ हैं। अगर ज़्यादा ट्रैफिक है तो उसको क्या करना चाहिए? ओपन करना चाहिए। कम ट्रैफिक है तो क्लोज रखना चाहिए। लेकिन वैसा नहीं है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर करता है? टाइमर के ऊपर। यानी कि उसका मतलब नहीं कि भीड़ ज़्यादा है या कम है। तो ये भी हमारा ओपन लूप का एग्जाम्पल होता है। एक होता है AC विदाउट थर्मोस्टेट। देखो हमारा जो है ना, थर्मोस्टेटिक टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस है। पहले क्या था, एसी जो भी बनते थे ना, वो अगर 20 डिग्री पर सेंटीग्रेड पे चला रहे हो, तो रूम का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री से कम भी हो गया, फिर भी आपका एसी चल रहा है, फिर भी आपका एसी चल रहा है 20 डिग्री पर सेंटीग्रेड पे, उसको मतलब नहीं है। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं, सर आउटपुट जो है ना, आउटपुट हमारा जो है सेम है। कंट्रोल एक्शन चेंज कर रहा है क्या? आउटपुट चेंज होने से नहीं कर रहा है ना। यानी कि 20 डिग्री आने के बाद भी हमारा एसी चलते रह रहा है। यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि सर कंट्रोल एक्शन आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, भी हमारा ओपन लूप का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, यही सब बेसिक डिफरेंस होता है। अब हम लोग क्लोज लूप वाले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब हम लोग खत्म करते हैं इस वीडियो को। वीडियो का लेंथ जो है ना ज़्यादा ही हो गया, तो हम लोग कल जो है ना आगे इसमें क्लोज लूप वाला कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। बेसिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं फिर से, यानी कि हमारा मॉडल 2 छोटा हुआ तो उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग रूट लोकस पे आगे मूव करेंगे। एक लाइक कर दिया कीजिए, एक कॉमेंट भी कीजिए। थैंक यू।